तरह इसने क्या किया, अपना बहुत ज्यादा जो टाइम था उसको सेव कर लिया और एक्चुअल पेपर शुरू होने से पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फैजान तनवीर है। वेलकम बैक टू अनदर मैराथन वीडियो। फाइनली हमारी 7 डेज की स्ट्रीक पूरी हो चुकी है। 7 डेज 7 वीडियो फाइनली पॉसिबल हो गया और ये चीज ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स तक चलेगी और हम इसी तरह अपने मंजिल पर, अपने गोल्स पर एक एक स्टेप जो है वो आगे चढ़ते जाएंगे और जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये जो जद्दोजहद है ये इसी तरह जारी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की जब आप हॉल में पहुंच जाते हो तो कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आपको ख्याल रखना है, कौन से ऐसे हैक्स हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम हॉल के अंदर जो आपको एंजाइटी होती है, जो आपका टाइम मैनेजमेंट होती है, जो फाइनल रिवीजन होती है और तमाम चीजें जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के हॉल में बैठकर हेल्प करेंगी, वो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं। ये चीजें जनरली आपके टीचर्स आपसे नहीं करते या आपसे डिस्कस ये नहीं की जाती हैं, तो उसके लिए मैं यहां पर मौजूद हूं। फिजान भाई है ना, तो आपने बस एक छोटा सा काम ये करना है, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा बोर्ड एग्जाम हॉल के अंदर आपने किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी है, कैसे अपने पेपर को 100% कर आना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो बहुत ही प्यारा सा स्टूडेंट है हमारे पास। उसकी जो तैयारी है इस टाइम वो 90% तैयारी उसकी हो चुकी है और इसके साथ एक और उसका दोस्त है जिसकी तैयारी कुछ इतनी खास नहीं है, उसकी तैयारी ऑलमोस्ट 75% से 80% तैयारी है। अब इन दोनों ने अपने बोर्ड के एग्जाम दिए और पता है इन दोनों के एग्जाम में क्या हुआ, ठीक है। दोनों की, इसकी 90% तैयारी और इसकी 75% तैयारी के बावजूद इन दोनों के नंबर्स ऑलमोस्ट सेम आए। अब आपको कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, एक बच्चा 90% तैयार करके गया, दूसरा 75 पर बैठा हुआ है, तो दोनों के नंबर कैसे सेम हो गए। तो अब यहीं पर वो कुछ बातें आती हैं जो कि एक इस 75% वाले बच्चे ने फॉलो की और दूसरे वाले बच्चे ने फॉलो नहीं की, तो दोनों के मार्क्स में ज्यादा फर्क नहीं आया। तो आपने ये चीज जो मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, इसको नोट लाजमी से करना है और बोर्ड एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट कर आना है। सुनने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो ये जस्ट अनदर वीडियो बन जाएगी आपके लिए और आप भूल जाओगे ये पॉइंट्स। तो अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है और जो बातें मैं आपको बताऊं उसको बहुत गौर से सुनना है। वीडियो का एक पॉइंट भी स्किप नहीं करना। वीडियो की स्पीड तेज कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए, लेकिन स्किप कुछ नहीं करना। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है ये, क्योंकि ये आपको एग्जाम हॉल में, और ये मैंने बताया टीचर्स नहीं बताते, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अपने टीचर्स के साथ शेयर करना है ताकि टीचर्स उनको आगे स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, ताकि हमारा जो मैसेज है वो ज्यादा स्टूडेंट्स तक जो है वो पहुंच सके और ज्यादा बच्चे इस मैराथन के जरिए अपने बोर्ड एग्जाम में ड्रीम मार्क्स स्कोर कर सके और अपना बोर्ड एग्जाम क्रैक कर सके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कमेंट में लिखो, दिस विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। मैं इस एग्जाम को क्रैक कर आऊंगा और ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बोर्ड एग्जाम होगा। अपने लिए ये गोल अपने इस कमेंट सेक्शन में लिख कर जाओ ताकि आपको याद रहे कि मैंने किसी के साथ ये प्रॉमिस की है कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर आऊंगा या आऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो 5 जो टिप्स हैं, 5 जो मिस्टेक्स आप समझ सकते हो जो आपने नहीं करनी है, वो है उसमें जो नंबर 1 पर जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपके पास लास्ट मिनट रिवीजन, ठीक है। लास्ट मिनट रिवीजन भैया क्या नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। टीचर तो हमें कहते हैं कि यार लास्ट मिनट पे जो पढ़ते हैं वो भूलता नहीं है, या लास्ट मिनट पे जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में आता है। तो लास्ट मिनट रिवीजन मैं आपको समझा देता हूं कि क्या चीज है। लास्ट डे रिवीजन में और लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आपने जब आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 घंटे बाकी रह जाए उस टाइम पर उसको बोलेंगे लास्ट मिनट रिवीजन, वो आपने नहीं करनी। आप ये ना सोचो कि आपने बोर्ड एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ना छोड़ देना, नहीं। आपने 2-3 घंटे आपके जैसे ही, लेट्स से ये आपका बोर्ड एग्जाम का टाइम यहां पर स्टार्ट हो गया, ठीक है, आपने उससे 2 से 3 घंटे पहले अपनी पढ़ाई को स्टॉप कर देना है। आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ना, खास तौर पर अपने किसी दोस्त से बात नहीं करनी। हुआ क्या, ये जो 75% वाला बच्चा है जब ये बोर्ड एग्जाम हॉल में गया और ये 90%, क्योंकि ये दोनों दोस्त थे एक ही बोर्ड एग्जाम में, ये 90% वाले ने देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं कि यार ये तो टीचर ने बताया था ये इंपॉर्टेंट है, यार ये बोर्ड में आ जाना, ये तूने पढ़ा है यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है यार। वो सोचते सोचते
इसको लगा कि जो इसने तैयार किया है 90% तैयार किया है, इसको आता ही नहीं है। डाउट क्रिएट करना शुरू हो गया अपने माइंड के अंदर। जबकि जो 75% वाला बच्चा था ये उन दोस्तों के पास नहीं गया, इन्होंने उनकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। उसने कहा जितना मुझे आता है मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे जितनी तैयारी है मैं उतना ही पेपर कर आऊंगा। तो इसने क्या किया, 75 वाले बच्चे ने ये इजी लिया। इसने अपने आप को एंजाइटी नहीं होने दी कि यार मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ये भी नहीं आता, ये पेपर में ना आ जाए। इसने बोला जो मुझे आता है मैं उसको अच्छी तरह अटेम्प्ट कर आऊंगा। लेकिन जो 90% वाला बच्चा था ये दूसरों की बातों में आ गया, इसका अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। ठीक है, इसको लगा कि मुझे तो जो चीजें आती थी वो भूलती जा रही हैं, तो इसका स्टार्टिंग मोरल, स्टार्टिंग कॉन्फिडेंस जो था वो डाउन हो गया। आपने नोट किया होगा कि जब कोई किसी जंग स्टार्ट होती है तो जो जनरल होता है वो एक स्पीच देता है अपने सोल्जर्स को, ठीक है, मोटिवेशन के लिए। क्यों? जब वो किसी दुश्मन को देखते हैं तो उनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से जो सिपाही होते, जो फौजी होते, वो अपना मोरल डाउन ना कर जाएं, इसलिए उनको एक मोटिवेटिंग स्पीच दी जाती है। लेकिन ये जो 90% वाला बच्चा है इसने अपने दुश्मन को देख लिया, ये अपने दोस्तों को देख लिया। अब थोड़े कंफ्लिक्टिंग वर्ड्स हैं लेकिन इनका मतलब आप समझने की कोशिश करो कि इसने देखा कि यार मुझे ये भी चीज नहीं आती, ये भी चीज नहीं आती। इसने अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कर लिया, जो कि इसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तो इसका पूरा मोरल डाउन हो गया और इसके परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई जितनी इसने तैयारी की थी। जबकि जो 75% वाला बच्चा था इसने अपने आप को लूज नहीं होने दिया। अभी जो सेकंड नंबर पर पॉइंट है, ये पॉइंट आपके लिए बड़ा ही न्यू होने वाला है और ये तो मैं गारंटी देता हूं आपने कभी नहीं सुना होगा ये वाली पूरी स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो स्ट्रेटेजी है आपके ऑब्जेक्टिव प्लस मार्जिन लाइंस की। ये मैं कहता हूं टाइम सेविंग का सबसे अच्छा तरीका है। ये जो 90% वाला बच्चा था ना, इसने क्या किया, जैसे ही ये बोर्ड एग्जाम की सीट पर जाकर बैठा अपना एग्जाम देने के लिए, अब उसके अंदर बेसिकली आपके पास थोड़ा टाइम होता है जब पहले वो आपकी आंसर कॉपीज जो होती हैं, आंसर शीट्स जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे इंतजार करके बैठा हुआ था, ठीक है जी, आंसर शीट मिलेगी, दिमाग में चीजें रिवाइज कर रहा है, ठीक है, सोच रहा है यार ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, यार ये रह गया था, ये छूट गया था। इसको जैसे ही आंसर शीट मिलती है ये उस आंसर शीट को रख देते हैं और ऑब्जेक्टिव का इंतजार करना शुरू कर देता है कि मुझे कब ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेगा, इंतजार करता रहता है। ये दूसरे 75% वाला बच्चा होता है, इसको जैसे ही आंसर शीट मिलती है ये सबसे पहला काम ये करता है, हर पेज के ऊपर मार्जिन लाइन लगाना स्टार्ट करता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसने मेरी वीडियो देखी होती है, इसको पता होता है कि फिजान भाई ने बताया था कि जैसे ही आपको आंसर शीट मिले आपने सबसे पहले मार्जिन लाइन लगानी है। क्योंकि अगर मार्जिन लाइन हम नहीं लगाएंगे तो हमें हर पेज पर जब हम नया पेज स्टार्ट करेंगे हमें मार्जिन लाइन लगानी पड़ेगी, हमारा टाइम इससे बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो जितनी मार्जिन लाइन हो सकी इसने ऑब्जेक्टिव मिलने से पहले पहले सारी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर दी। अगर मैं इसको टाइम लाइन पर शो करूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसको पहले इसकी जो आंसर शीट मिली इसने सबसे पहले इस पर मार्जिन लाइन लगाना शुरू की, फिर इसको जैसे ऑब्जेक्टिव मिल गया इसने मार्जिन लाइन को रोक दिया और अपना ऑब्जेक्टिव पेपर करना शुरू कर दिया। जैसे ऑब्जेक्टिव मिला फिर इसने अपनी बबल शीट को फिल किया, उसके बाद इसने अपने सारे ऑब्जेक्टिव को करना शुरू कर दिया और इसका सारा ऑब्जेक्टिव जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद उसने क्या किया, अब ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट हो गया फिर हमारे पास कुछ टाइम बचा है सब्जेक्टिव टाइप मिलने के अंदर। ये जो 90% वाला बच्चा था इसने अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया, फिर ऐसे बैठ गया आराम से देखने के लिए कि कब सब्जेक्टिव टाइम मिलता है अपना पेपर शुरू करता हूं। जबकि ये जो 75% वाला बच्चा था इसने क्योंकि मेरी वीडियो देखी थी तो इसको पता था कि जैसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए इंतजार नहीं करना सब्जेक्टिव का, फौरन से दोबारा से मार्जिन लाइन लगाना शुरू करनी है। एक साइड पर अगर आपके पास ये आपका एक पेज है तो इस पेज पर इस साइड पर एक साइड पर मार्जिन लाइंस पूरे पेजेस पर लगाते जाना है और इसने स्टार्टिंग में भी और बाद में भी अपनी मार्जिन लाइंस लगाई, इसकी मार्जिन लाइंस कंप्लीट हो गई। अब इसको दोबारा हर पेज के ऊपर नई मार्जिन लाइन लगाने के लिए स्केल ओपन नहीं करना पड़ेगा और मार्जिन लाइन जिसने जैसे लगाई फिर इसको मिला सब्जेक्टिव टाइप और इसने अपना सब्जेक्टिव टाइप जो था वो करना शुरू कर दिया। इसी मार्जिन लाइन लगाने के बाद इसे प्रेजेंटेशन जो करनी थी, हेडिंग जो देनी थी वो इसने दे दी सब्जेक्टिव शुरू होने से पहले। जब ये जो 90% वाला बच्चा था ये अभी तक ऐसे ही बैठा हुआ कि जब सब्जेक्टिव टाइप मिलेगा तब मैं स्टार्ट करूंगा। तो इस तरह इसने क्या किया, अपना बहुत ज्यादा जो टाइम था उसको सेव कर लिया और एक्चुअल पेपर शुरू होने से पहले। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है वो है फाइनल रिवीजन। ठीक है, फाइनल जो रिवीजन होती है आपके पेपर की, आपने पूरा पेपर कंप्लीट जब कर लिया, अब ये 90% वाले बच्चे के ऊपर गड़बड़ क्या हुई इसके साथ, इसको लगा कि इसकी काफी ज्यादा तैयारी हो गई है। ठीक है, इसने हर क्वेश्चन को करना शुरू किया तो हर क्वेश्चन की लेंथ को नहीं देख रहा था उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग। 2 नंबर का सवाल था और ये हाफ पेज फुल पेज उस शॉर्ट क्वेश्चन को लिखकर आ रहा था, जिसकी वजह से इसके पास एंड पर टाइम नहीं बचा अपने रिवीजन करने के लिए। और बीच में क्या हुआ कि इसकी कोई कैलकुलेशन थी जो इससे गलत हो गई,
टाइम की कमी की वजह से, और इसके एक क्वेश्चन जो था, 2-3 क्वेश्चन इसने छोड़े हुए थे कि मैं इसको बाद में करूंगा, लेकिन बाद में टाइम ना होने की वजह से इसके वो क्वेश्चन जो थे वो रह गए। जबकि जो 75% वाला बच्चा था, इसने अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज किया, इसने सारे क्वेश्चंस किए और लास्ट पर इसने फाइनल अपने पेपर को रिवाइज किया और देखा कि कहीं इसकी कोई कैलकुलेशन रह तो नहीं गई, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिर इसने देखा कि कोई क्वेश्चन तो मेरा छूट नहीं गया। फिर इसने थर्ड चीज जो देखी वो देखी कि कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई फॉर्मूला मिस्टेक हो सकती है। इसने ये तीनों चीजें देखी और अपने आप को सेटिस्फाई किया कि हाँ, अब मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। जब आप किसी की शादी पर जाते हो तो आप ये नहीं करते कि आप वार्डरोब से जब फौरन से कोट पहने, शर्ट पहनी, घड़ी लगाई, शूज पहने और चले गए। आप पहले शीशे में देखते हो कि क्या मैंने जो चीजें पहनी है क्या वो अच्छी भी लग रही है मेरे पे, क्या हर चीज मैंने सही की है, टाई मैंने सही लगाई थी क्या घड़ी मेरी अच्छी लग रही है, क्या शूज मेरे मैच कर रहे हैं। तो सेम जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने पेपर को आखिरी से 10 से 15 मिनट देने हैं, पूरे पेपर को चेक करना है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हैं, कोई गलती तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया, हर चीज आपने देखनी है। और आप इसको ऑलमोस्ट आप अगर 10 से 15 मिनट देते हो, लास्ट में हर हाल में आपने ये टाइम बचाना है। मैं कहूंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ये आपने लाजमी से फॉलो करना है और अपने लिए टाइम बचाना है अपने पेपर को देखने के लिए। जो चौथे नंबर पर आपने जो चीज करनी है, टाइम प्रेशर से बचना है आप लोगों ने, ठीक है, जितना आप बच सको टाइम प्रेशर से। अब ये 90% वाले बच्चे के साथ गड़बड़ ही ये हुई थी कि इसने क्वेश्चंस को देखा नहीं कि इसने कितना क्वेश्चन करना है, टाइम ये नोट नहीं कर रहा था, एक क्वेश्चन पर एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा था और एट द एंड क्या हुआ, इसके पास टाइम कम बचा तो अब वो दिमाग में एंजाइटी स्टार्ट हो गई है कि अभी टाइम खत्म हो गया है, पेपर अभी मेरा बहुत ज्यादा पड़ा है, जिसकी वजह से जो पेपर इसको आता था वो पेपर भी इसका बहुत ज्यादा खराब हो गया और ये उसको अच्छी तरह परफॉर्म अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो टाइम प्रेशर से आप जितना हो सके बचोगे और वो ऐसे बचोगे कि आपने अपने ऊपर एक टाइम को फिक्स कर देना है कि मैंने हर शॉर्ट क्वेश्चन को सिर्फ 3 मिनट देने, मैक्सिमम 3 मिनट देने। जैसे 3 मिनट पूरे हो जाएंगे, मैंने जितना आंसर लिखा होगा पहले तो मैं इन 3 मिनट में आंसर कंप्लीट करूंगा, इस 3 मिनट से भी पहले अगर कुछ रह जाएगा तो मैं उसको वहीं पर छोड़कर थोड़ी सी जगह छोड़कर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। क्यों हम ये काम कर रहे हैं? ताकि हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम अपना पेपर 100% कंप्लीट कर आए, कोई चीज छूट ना जाए हमसे, ये नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो पहले पेपर पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अगर कुछ रह गया है तो हम उसको बाद में, हमारे पास जो टाइम बचेगा उसमें हम उस चीज को कर देंगे। तो ये अगर आप टाइम बचाओगे अपना, ठीक है, टाइम को सही तरह यूटिलाइज करोगे, हर क्वेश्चन को जितना चाहिए, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 से 5 लाइंस काफी हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, एक क्वेश्चन पर सारा टाइम नहीं लगा देना, ठीक है। तो इस तरह आपका टाइम जो प्रेशर है वो यहां पर आपका सेव हो रहा होगा, आपका एंजाइटी आपकी खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है आपकी बड़ी अच्छी तरीके से होने वाली है। अभी जो 5वां पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को समझने में मैंने बहुत टाइम ले लिया, मैंने अपनी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इसको फॉलो नहीं किया और मैं आपको सच बता रहा हूं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। और वो है हमारे पास हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपके पास एक वाटर बोतल लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। वाटर बोतल से क्या है, आपने नोट किया होगा, अगर आपको कोई चीज याद ना आ रही हो, आप चंद घूंट पानी के पीते हो, आपका दिमाग फौरन से एक्टिव हो जाता है और आपको वो चीज याद आना स्टार्ट हो जाती है। हम जब 2 से 3 घंटे जो है हमारा माइंड वर्क कर रहा है, एनर्जी इनपुट कर रहा है आपके पेपर के ऊपर, वो चल रहा है आपका दिमाग, जिस तरह गाड़ी का इंजन जो है वो ओवरहीट हो जाता है ज्यादा चलने से, फिर उसके हाइड्रेटर में हमें पानी डालना पड़ता है, रेडिएटर सोई, तो उसके अंदर फिर वो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। तो हमारे माइंड को भी आपको रेगुलरली हाइड्रेट करते रहना है, आपका माइंड डिहाइड्रेट पेपर के अंदर खास तौर पर नहीं होना चाहिए। ये पानी पीने की आदत डाल लो, इससे आपका जो माइंड है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं पानी के जरिए, ठीक है। अगर आपको फील हो रहा है ना कि यार चीजें याद नहीं आ रही हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिमाग पर चढ़ रहा है, पानी पियोगे आप रिलैक्स हो जाओगे। जितना रिलैक्स होगे, जितना इजी रहोगे पेपर के अंदर, जितना नर्वस नहीं होगे, उतना ज्यादा आपके पेपर के लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन हेल्थ बड़ी ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो हैं, अगर आप अपने पेपर के अंदर एग्जाम हॉल में इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो बिलीव मी, आप ना 95% वालों में जाओगे, ना
नहीं 75, आप डायरेक्ट 100% में आओगे, 95 से ज्यादा परसेंटेज में आ जाओगे, क्योंकि ये वो सारी गलती है जो कि ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे भी करते हैं और कम पढ़ने वाले बच्चे भी करते हैं, और ये चीज आपको आपके टीचर्स नहीं बताते। ठीक है, इस चीज को आपको देखना होगा, आपको अपने टीचर्स को ये चीजें बतानी है, शेयर करनी है, ताकि वो आगे बचाए, ताकि हमारा मैसेज जो है वो आगे स्टूडेंट्स तक पहुंच सके और उनकी बड़े लेवल के ऊपर हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो थी वो आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल हुई होगी और आपको वैल्यू इससे मिली होगी, आपको लर्निंग्स इससे मिली होंगी। अब आपकी बोर्ड एग्जाम में पेपर्स किस तरीके से चेक किए जाते हैं, उसके लिए आपने ये वाली वीडियो लाजमी से देखनी है और इसके में बताए गए तमाम पॉइंट्स को फॉलो करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लाजमी से लिखना है कि दिस विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, और इसको आपने अपने जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर भी लगा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सी या, टेक केयर। बहुत आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं, इसलिए पहले ही आपको वेलकम करता हूं फिजान तनवीर चैनल के ऊपर। इट्स मी फिजान तनवीर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।